चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन चल रहा था लास्ट, वही कंटिन्यू करते हैं। डाउट्स लास्ट में पहले एक बार चैप्टर फ्लो में कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद आपके जो पीजीपीपी का डाउट्स है वो भी एक साथ एक सेशन में करा दूंगा। इन बिटवीन फिर लेंगे तो वो क्या लिंक नहीं आएगा टॉपिक का, रोटेशन में करते जाते हैं। एक चैप्टर पढ़ो, दूसरे के डाउट्स कराते जाओ, कंप्लीट होता जाएगा। चलिए, तो आज काफ़ी सारे सेक्शंस अपने कवर करेंगे इसमें। लास्ट हमने कल डिडक्शंस में देखा कि मेन उसका बेसिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो कंपनीज एक्ट इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 6A, जिसके अंदर ये सारे सेक्शंस आपको दिए हुए हैं, दैट इज एंटायर ब्लॉक। और सेक्शन नंबर 80A से लेके 80U तक के सेक्शंस होते हैं। अपनी सीरीज 80C से स्टार्ट हो रही है। वैसा है यहाँ पे इन्होंने डिडक्शंस के बारे में बोला कि भाई आपने जो भी इनकम अर्न की है उस पर आपको टैक्स बचाना है। तो सरकार ने जो जो आपको रास्ते बताए, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ एक्सपेंसेस, आप वो एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट करो, आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा। अब वो डिडक्शन किस बेसिस पे ये लोग दे रहे हैं, तो आइडिया वही है कि जो भी रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हैं या जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोग लाइटली लेते और नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते उसको, और फिर थोड़ा लेटर स्टेज ऑफ लाइफ पे रियलाइजेशन होता है कि यार अपने पास सेविंग्स नहीं है, अपने पास सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो हमने ध्यान नहीं दिया सब चीज़ों पे, और फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तब ऐसा रिग्रेट होता है कि यार पहले इस बारे में सोचा होता या किसी ने गाइड किया होता या तब दिमाग लगाया होता तो अच्छा रहता। सरकार ने बोला भाई देखो, टैक्स सेविंग के नाम पे अगर हम डिडक्शंस देंगे तो लोग इस बारे में सोचेंगे, तो सही उनके ध्यान में तो आएगा। अगर आप अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए भी करवा लेते हो तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको बात कितनी समझ आई, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि आप इंश्योर्ड हो गए ना, अपना टारगेट पूरा हो गया। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे उन्होंने वो हिंट्स दिए हैं भाई, जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ पैसा लगा दो और उतना पैसा आपका टैक्स सेविंग में काउंट हो जाएगा, आपके टोटल इनकम में से उतना माइनस हो जाएगा। तो टैक्स बचाने वाली टेक्निक है। अब क्योंकि अभी जो सिनारियो है उस हिसाब से ये डिडक्शंस काफ़ी लोग नहीं क्लेम कर रहे, रीजन बीइंग 115 BAC रिड्यूस्ड स्लैब रेट, क्योंकि अब लगता है कि ओल्ड रिजीम में ये क्लेम करने के बाद भी टैक्स ज़्यादा आता है और 115 BAC में ये क्विट करने के बाद भी टैक्स कम आता है। तो लोग फिर कॉस्ट इवैल्यूएशन करते हैं, जो सस्ता पड़ेगा वो ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि वहाँ लिमिट ही सीधा 12 लाख कर दी। तो 5 से 12 लाख की इनकम आपकी पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर आप BAC में चले जाते हो तो वो 7 लाख रुपए का ब्लॉक काफ़ी बड़ा है और रिबेट के साथ आपको कुछ पे ही नहीं करना। तो 115 BAC में लोग इनडायरेक्टली शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो कंपलसरी भी हो गया। आपको अगर स्विच करना है ओल्ड रिजीम पे, आपको मैन्युअली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, जितनी पहले थी अब उतनी शायद हर किसी के लिए नहीं होगी। जो BAC में जा रहा है उसके लिए तो वैल्यू खत्म है इसकी, क्योंकि वो डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकता, वैसा हो गया। और ओल्ड रीजन में जाने वाले लोगों को पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब कोई भी ऐसे ऐसे दिमाग वही लगाएगा कि यार मैं ये 80C के चक्कर में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं या न्यू स्लैब में 12 लाख रुपए तक वैसे ही क्लेम कर लूं, तो ऐसा सस्ता वही पड़ रहा है। अब इसका जो एक डाउन साइड है वो ये भी है कि जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप मोटिवेशन लोगों को दे रहे थे इतने साल से, अब वो मोटिवेशन कहाँ जाएगा। अब लोग टैक्स बचाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, टैक्स बचाने के लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे नहीं। तो विदाउट एनी इंसेंटिव कितने लोग इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि भाई इंश्योरेंस ज़रूरी है, SIP ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो क्वेश्चनेबल है थोड़ा। बट ठीक है, मार्केट में काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट लग चुकी है, अब डीमैट अकाउंट्स भी बढ़ चुके हैं और ये सब डेटा सजेस्ट करता है, तो ग्रो हुआ है। बट ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी या नहीं, ये थोड़ा सा इशू वाला पार्ट है, बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट सिनारियो एज वेल एज द डिडक्शन पैटर्न। ठीक है, वैसा हो गया। अब हमने जो सेक्शंस देखे डिडक्शन वाले, उसमें सबसे पहले बात हो रही थी सेक्शन नंबर 80C। मैंने आपको बोला ये इंडिविजुअल्स और HUF के लिए बनाया गया सेक्शन है, और मेन आइडिया वही है कि हम दिए हुए लिस्ट में से जो जो खर्चे आपको बोले वो कर लो, टैक्स का डिडक्शन ले लो। मैक्सिमम लिमिट क्या है डिडक्शन की, 1,50,000 पर एनम, ठीक है, पर इंडिविजुअल या फिर HUF ये क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें पूरी लिस्ट हमने डिस्कस की। अब इसके बाद जो आगे का सेक्शन था 80CCC, उसमें बात हो रही थी पेंशन फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन के। तो LIC या फिर IRDA के जो अप्रूव्ड पेंशन फंड्स होते हैं उसमें 1,50,000 रुपए तक का जो डिडक्शन है आप क्लेम कर सकते हो, सेम एज 80C। ये पॉइंट है, ठीक है। फिर 80CCD है नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ से अपना बाकी था। ये भी एक पेंशन स्कीम ही है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पेंशन स्कीम को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कुछ 80CCC में आ रही है जो LIC या IRDA के थ्रू अप्रूव्ड है, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे जिनको हम 80CCD में स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी डिडक्शन दिया है और बाकी जो लोग हैं SSCs हैं उनको भी डिडक्शन दिया हुआ है।
और ये पेंशन स्कीम कौन चला रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। पिछले सेक्शन में 80CCC में पेंशन स्कीम कौन चला रहा था? LIC या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे पेंशन स्कीम कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। तो आप जो सोच रहे थे कि सर अलग अलग क्यों लिखा है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि पेंशन फंड कौन मैनेज कर रहा है, उसके हिसाब से डिडक्शन अलग अलग सेक्शंस में दिया गया है। 80C डिफरेंट है, 80CCC डिफरेंट है और 80CCD डिफरेंट है। आपको डिडक्शन से मतलब है, सेक्शन नंबर जो एप्लीकेबल है आप लगा देना, सिंपल बात तो वही है। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको 2004 के बाद एम्प्लॉय किया गया है, या फिर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है बाय एनी अदर एम्प्लॉयर और बाय एनी अदर असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, बाकी किसी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेक्शन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी सैलरी में से, तो वो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा, मतलब टैक्स सेविंग हो जाएगा वैसा है। अब डिडक्शन कितना मिलेगा वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी का 10% उतना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो ये डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल रहा है, इंडिविजुअल को, जो अपनी सैलरी से पैसे कटवा रहा है और पेंशन फंड में जमा कर रहा है, उसको टैक्स का डिडक्शन दे रहे हैं। बट मैक्सिमम कैप क्या है? उसकी सैलरी का 10%। दूसरा बोला हुआ है अगर और कोई केस हो तो GTI का 20%। और कोई केस का मतलब ये है कि जो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है, जिसकी सैलरी इनकम नहीं है, नॉन सैलरीड है, सेल्फ प्रोफेशनल है वैसा है, और उसको अगर पेंशन चाहिए, तो अब अगर मैं अपना खुद का प्रोफेशन चला रहा हूँ, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो भी एक एज पे तो मैं भी टेक्निकली रिटायर हो जाऊंगा कि यार अब और काम नहीं कर सकते, तब खर्चा कैसे चलेगा? तो तब मेरे पास भी कुछ पेंशन की इनकम आनी चाहिए। तो मैं अगर ऐसी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो मेरे केस में मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, 10% मेरी सैलरी से कटता है, 10% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो टोटल तो 20% पैसा ही जा रहा है। बट अगर मैं खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मुझे ही पूरा 20% का डिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर तो कोई है ही नहीं। तो वहां पे मैं खुद अपनी इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से अप टू 20% ये पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और डिडक्शन ले सकता हूँ। तो सैलराइड वाले को उसके हिस्से के कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा 10%, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो पूरा 20% अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए लिमिट डबल है। फिर एक सेक्शन है 80CCD सबसेक्शन 1B, ये जो दे रखा है पैराग्राफ, इसको स्टार मार्क करके रखना, अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 50,000 रुपीज तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है। अब ये पॉइंट अभी के लिए एक बार होल्ड पे रखना पड़ेगा टिल नेक्स्ट सेक्शन। अगला सेक्शन है 80CCE, तब आपको इसकी स्टोरी समझ आएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है 80CCD की, उससे अलग ऊपर जाके और 50,000 रुपए आप यहाँ पे इस सबसेक्शन के बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। अभी नहीं समझ आएगा, अगले पॉइंट तक थोड़ा वेट करो, इस सबसेक्शन को अभी साइड पे रखो। दूसरा सबसेक्शन 2 देखो, वहां पे बोला हुआ है वेयर इन केस ऑफ एन असेसी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर मेक्स एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज अकाउंट रिफर्ड टू in that subsection, the assessee shall be allowed a deduction in the computation of his total income of the whole of the amount contributed by the government or any other employer as does not exceed 14% when contribution is made by government and 10% where such contribution is made by any employer of his salary. सेम बात हो गई ना। इन शॉर्ट समराइज कर लो, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, आपकी सैलरी से 10% कटता है, आपका एम्प्लॉयर भी 10% देता है, तो डिडक्शन तो दोनों अमाउंट का मिलना चाहिए। पूरा कंट्रीब्यूशन जो जा रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। आपको आपका खुद का कंट्रीब्यूशन जो आप दे रहे हो ना सैलरी में से, उसका डिडक्शन सबसेक्शन 1 दे रहा है, और आपका एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी तो आपकी सैलरी का पार्ट है, उसका डिडक्शन सबसेक्शन 2 दे रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि एक इंडिविजुअल रिसीवर के लिए जो पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सैलरी का जो 10% कट रहा है वो भी डिडक्शन में आ जाएगा, और उसका एम्प्लॉयर जो उसके लिए 10% पे कर रहा है वो भी डिडक्शन में आ जाएगा। तो दोनों ही अमाउंट एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है, दोनों अलग अलग सबसेक्शंस में। बात समझिए, सिंपल हो गया। आपकी सैलरी में 100 रुपये डिसाइड हुई है, समझ लो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से 10 रुपये मैं काट लूंगा, ये 10 रुपये जाएंगे पेंशन फंड में, आपके हाथ में कितना आएगा 90। बट आपके पेंशन फंड में से 10 रुपये नहीं जाएंगे, 10 रुपये मैं अपनी जेब से भी ऐड करूंगा, तो मेरे लिए आपका टोटल खर्चा हो गया 110। आपको काम पे रखने का मेरा टोटल कॉस्ट है 110, जिसमें से 10 रुपये मैं डायरेक्ट पेंशन फंड में भर रहा हूँ, 10 रुपये आपकी सैलरी में से काट के भर रहा हूँ, तो पेंशन फंड में कितना जा रहा है 20 रुपये। आपकी ग्रॉस सैलरी टोटल कितनी हो गई 110, 100 नहीं 10 मैंने वहां पे भी तो दिए ना 110, तो ये 110 में से टैक्सेबल कितनी होगी 90।
आपके वाले 10 तो डिडक्शन में चले गए सबसेक्शन 1 में, मेरे वाले 10 का भी तो आपको डिडक्शन मिलेगा वो सबसेक्शन 2 में। नहीं तो फिर क्या होता, 110 में से आपका 10 माइनस होता तो 100 टैक्सेबल हो जाते, 100 नहीं 90 टैक्सेबल है। पेंशन फंड में जो कुछ भी जा रहा है, चाहे वो आपके शेयर में से कटे या मैं अपनी पॉकेट से ऐड करूं, वो पूरा डिडक्शन आपको क्लेम करने को मिलेगा सबसेक्शन 1 प्लस सबसेक्शन 2। एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रीब्यूशन सबसेक्शन 1 में, मैंने जो अपनी जेब से ऐड किया वो सबसेक्शन 2 में, तो आपको तो डिडक्शन पूरा मिल ही रहा है ना। इन शॉर्ट, एम्प्लॉय जो सैलरी रिसीव कर रहा है उसके हाथ में पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है। पेंशन फंड में जो भी कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है आइदर फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट और एम्प्लॉयज पॉइंट, वो टैक्सेबल उसके हाथ में नहीं होगा। सिंपल, ठीक है, स्टोरी समझ आई। अब ऊपर जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड था उसके लिए डायरेक्टली 20 क्यों बोल दिया था, एक ही साथ लिख दिया। यहाँ 10 + 10 लिखा, वहां पूरा एक साथ 20 लिख दिया, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर है ही नहीं। तो सबसेक्शन 1 में इंडिविजुअल का खुद का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन में आ रहा था, तो जो इंडिविजुअल सैलराइड नहीं है उसका सबसेक्शन 2 में कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, तो सबसेक्शन 2 में उसको कौन पैसे देगा। तो बोला भाई तो खुद ही अपने जीटीआई में से 20% भर दे, 20% डिडक्शन ले लेना। एनीवे सैलराइड को भी 10 + 10 करके 20 ही मिलता है, तो मैथमेटिकली इट इज सेम। बात समझ आ रही, सबसेक्शन वाइज इट इज डिफरेंट, क्लियर, ठीक है। और जो सरकारी एम्प्लॉय है उसमें ऐसा है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो तो 10% का डिडक्शन फिक्स है जो अपन ने अभी देखा, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहां तक जा रहा है, 14% तक डिडक्शन के नाम पे। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसमें एम्प्लॉयर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, अप टू 14%, और वो खुद कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, अप टू 10%। तो टोटल कितना हो गया, 24। समझ आए। तो नॉर्मल अदर एम्प्लॉयर के केस में 10 + 10 20, लेकिन सरकारी एम्प्लॉय के केस में 14 + 10 24। 14 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, 10 आपकी सैलरी से कटेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो भी ये बात सेम है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी ये बात सेम है। पहले स्टेट गवर्नमेंट वाली बात नहीं थी, उन्होंने बाद में ऐड की थी, इसलिए आपको हर जगह ना ब्रैकेट में और द स्टेट गवर्नमेंट दिखेगा, वो अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। तो एक्ट में जैसा चेंज हुआ था ना, मैंने वैसे ही रखा हुआ है। चलो देखिए आगे बढ़े, बोलो अभी ये पूरा सबसेक्शन क्लियर हुआ, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ये सब पता चला। नीचे प्रोवाइडेड दैट में जो लिखा हुआ है उसमें भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर 115 BAC, provisions of subsection 2 shall have the effect as if for the words 10% referred to in clause B, the words 14% has been substituted। बात समझ आई क्या बोल रहे हैं। ट्राई करो, प्रोविजो है, सब कुछ रेफरेंस दिया हुआ ही है। कौन से, हाँ एम्प्लॉयर का है, वो कितना मान लिया जाएगा, 14। तो अगर कोई 115 BAC में जा रहा है तो उसके केस में उसको ये डिडक्शन मिलेगा। सारे डिडक्शंस कट डाउन नहीं हुए, पूरा चैप्टर कट डाउन नहीं हुआ है, इसकी पूरी लिस्ट है 115 BAC में कि ये सेक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, बट CCD वाला मिल रहा है। तो CCD वाले में जो अभी ये अपन ने क्लॉज बी पढ़ा सबसेक्शन 2 का, जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट 10% वेयर सच कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय अदर एम्प्लॉयर, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो बोला वहां पे 10 के बदले आप 14 मान लेना। मतलब इन शॉर्ट BAC वाले को ज्यादा डिडक्शन दे रहे हैं, 10% के बदले 14% दे रहे हैं। एनी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट एम्प्लॉयर मे नॉट बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके फायदे की बात हुई, नुकसान कुछ नहीं है। ये प्रोविजो है, लास्ट फाइनेंस एक्ट में ऐड हुआ था। बोलो बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 में ऐसा बोला है कि आपके इन अकाउंट्स में, पेंशन अकाउंट्स में जो भी पैसा अभी तक क्रेडिट हुआ है उसका डिडक्शन तो आपको मिलता है, सब मतलब पेमेंट करने पे डिडक्शन आप लेते आए हो वैसा है। अब बोल रहे हैं इन फ्यूचर अगर असेसी या उसका नॉमिनी इन होल और इन पार्ट
कोई भी अमाउंट इन पेंशन फंड्स में से रिसीव करता है, उसका रीज़न हो सकता है कि भाई आपने अकाउंट क्लोज करवा दिया, पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर दिया, या फिर बोला है पेंशन रिसीव फ्रॉम द एन्युटी प्लान परचेज और टेकन ऑन सच क्लोजर। इन शॉर्ट आपको अमाउंट वापस मिल चुका है, तो जब भी अमाउंट आपको रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा। तो ये जो पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये रिसीट पे टैक्स फ्री नहीं है, पेमेंट पे डिडक्शन है, पर जब पेंशन मिलेगी तो पेंशन आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। वैसा ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, इम्प्लाइड सी बात है। तो ये क्लियर किया है, जिस ईयर पे रिसीव होगी उसमें टैक्सेबल होगी। बस प्रोवाइडेड दैट में एक सिचुएशन दे रखी है, अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ द असेसी अंडर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर रिफर्ड टू इन क्लॉज ए, ऊपर जो बोला था उसमें वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। डेथ वाले केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, अलाइव वाले केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ये बोला हुआ है। बोलो, स्टोरी समझ आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में एक्चुअली रिबेट वाला पॉइंट काम का नहीं है, अभी पुरानी कंडीशन है, आप जाने दो, रेलेवेंट नहीं है, रखा है पूरा सेक्शन बट रेलेवेंट नहीं है। हाँ हाँ क्रॉस लगा तो चलेगा। सबसेक्शन 5 में ये बोला हुआ है, ऊपर सबसेक्शन 3 में क्या बोला था, पेंशन का अमाउंट ऑप्ट आउट करने पे जो आप रिसीव करते हो कि भाई मैंने स्कीम बंद करा दी, मुझे मेरा सारा पैसा वापस दे दो, तो वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात हो रही थी। बट इसका एक काउंटर पॉइंट है सबसेक्शन 5, अगर आप ये पैसा रिसीव करके किसी और एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर देते हो सामने सामने, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। बिकॉज इन शॉर्ट सरकार ये चाहती है कि आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे, आप उसको उठा नहीं लो, उठा के लेके चले गए तो टैक्सेबल, जब तक आप इन्वेस्टेड रखोगे टैक्स फ्री। लोग है ना टैक्स ना पे करना पड़े उस चक्कर में इन्वेस्ट करके रखते हैं कि यार मैं पैसा उठाऊंगा ना टैक्स लग जाएगा। पैसा रखोगे तो लॉन्ग टर्म तक काम आएगा, उठाओगे सारा तो खर्च कर दोगे। तो वो भी चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करो, या आपका जो पेंशन है वो चलता रहे, लेकिन आप लमसम विड्रॉ ना करो। तो अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, अकाउंट बंद करा दिया, पूरा पैसा उठा के चले गए, तो उन्होंने बोल दिया टैक्सेबल। बट आप बोल रहे हो सर मैं पैसा उठा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ फंड चेंज कर रहा हूँ, मैं इस पेंशन फंड से पैसा उठा के दूसरे एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, सेम ईयर में 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट कर देना, तो हम देख लेंगे रिटर्न में, हमें समझ आ जाएगा कि आपने शिफ्टिंग किया है खाली, तो उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं लगाएंगे, सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये फंड चेंज करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, ये बात यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे जो सैलरी गिन रहे थे ना कब से, सैलरी का 10%, सैलरी का 14%, तो बोला सैलरी का मतलब क्या है, वो एक्सप्लेनेशन में बोला है नीचे, सैलरी इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस सैलरी में आपको मिलता है साथ में, अपन पढ़ेंगे अभी, सैलरी तो आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डियरनेस अलाउंस जो है वो इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए एम्प्लॉयज को दिया जाता है। हर साल इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी तो उस रेशियो में बढ़नी चाहिए। देश का इन्फ्लेशन 7% बढ़ता है, आपकी सैलरी 2% बढ़ती है, कैसे घर चलेगा? मतलब जितना आप पिछले साल कमा रहे थे उतने में घर चल रहा था, इस साल पैसा 2% बढ़ गया लेकिन फिर भी खर्चा पूरा नहीं बढ़ रहा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए सैलरी में प्रोपोर्शनेट हाइक मिलता रहता है, दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। ठीक है, वैसा होता है। तो सैलरी मतलब बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, उस पर 10%, उस पर 14% गिनेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये कैलकुलेशन आता है, तो ये बात काफी रेलिवेंट होगी, वैसे बोला। अच्छा, अब इसमें 80 CCD में इन्होंने अमेंडमेंट भी किया है, पढ़ लेता हूं मैं भी क्या पॉइंट है। ओके ठीक है, चलो अमेंडमेंट पे आते हैं, बाद में भी रखेंगे तो चलेगा, पहले बाकी चीजें कंप्लीट करो। यहां तक बेसिक समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद एक सेक्शन है 80 CCE, वो 1B जो पेंडिंग रखा है ना, और इसके बाद रिलेट होगा। 80 CCE इन सब का एक अम्ब्रेला प्रोविजन है, इन सबके सिर पे बैठा है ये। 80C, 80CCC, 80CCD, जो 3 सेक्शन आपने पढ़े, उन सबको ये इम्पैक्ट करता है। 80C में आपको डिडक्शन दिया 1.5 लाख, 80CCD में आपको डिडक्शन दिया, सॉरी CCC में डिडक्शन दिया 1.5 लाख, 80CCD में भी आपको डिडक्शन दे रहे हैं। ये सारे डिडक्शन ले लोगे तो 3-4 लाख 5 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा। 80CCE बोलते हैं भाई इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये बात क्लियर बोल रहा हूँ कि ये तीनों सेक्शन मिला के टोटल डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिलेगा 1.5 लाख। 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD इज इक्वल टू टोटल 1,50,000।
अंडर सेक्शन 80 CCE। तो एक छोटा सा सेक्शन तीनों सेक्शंस का अम्ब्रेला प्रोविजन तीनों को इम्पैक्ट करता है, और आपका जो डिडक्शन क्लेम करने का जो इंटेंशन है उस पर एक मैक्सिमम कैप लगा देता है 1.5 लाख। नहीं तो लोग तीनों सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करके 3-4 लाख का डिडक्शन तो ऐसे ही ले लेते, बट ऐसा नहीं होगा, टोटल होगा, आइदर ऑफ होगा, वैसा है। तो फिर ये CCE पढ़ के लगता है कि फिर तुम लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, हमारा फ्लैट डिडक्शन दे दो ना, सबको 1.5 लाख खत्म करो, दिमाग लगाओ, SIP में पैसे भरो, म्यूचुअल फंड लो, LIC कराओ, ये मेडिकल कराओ, इससे तो बेटर है कि भाई 1.5 लाख लमसम ही दे दो, इतना तो बड़ा अमाउंट का डिडक्शन दे भी नहीं रहे हो जितना मेहनत करवाई। तो इतना बड़ा सेक्शन पढ़ने के बाद जब पता चलता है कि लास्ट में सब मिला के टोटल करके लमसम 1.5 लाख ही मिल रहा है, तो फिर लगता है कि 1.5 लाख के लिए इतनी गिनती नहीं करवानी चाहिए, इतना दिमाग लगवाना नहीं चाहिए, फ्लैट डिडक्शन दे दो या तो नंबर ऑफ ऑप्शन ही कम कर दो, वैसी बात है। बट ये कंडीशन है। अब ये 1.5 लाख वाली जो कैप है CCE वाली, उसको एक प्रोविजन फॉलो करने से मना कर देता है, दैट इज 80 CCD 1B, जो अपन ने पीछे पॉइंट पेंडिंग छोड़ा था, सब सेक्शन 1B देखो CCD में पेंशन वाला। वो ऐसा बोलता है कि भाई जो भी ये लिमिट है CCE वाली, मैं नहीं मानता उसको, बोले मैं तो एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करूंगा, इसको जो करना है करे। ठीक है, थोड़ा नई जनरेशन का सब सेक्शन है, पहले नहीं था, पुराने लोग क्या बात सुन लेते थे, नए वाले सुनते नहीं। तो ये सब सेक्शन 1B अपना जेनजी सेक्शन है, हाँ ये मना करता है, बोले मैं तो नहीं सुनूंगा, जो करना कर लो। ठीक है, तो इसने बोला कि मैं तो एक्स्ट्रा डिडक्शन लूंगा। अब ये पुराने सेक्शन फिर इसके आगे कुछ बोल नहीं पाए, बोले बेटा जो करना है कर, तेरे को समझा के फायदा नहीं, ठीक है, तू नहीं मानेगा, मेरे को मालूम है। तो ये थोड़ा रिबेलियस है, और इसने अपनी बात मनवा ली और बोला 50,000 का डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम करूंगा, जो करना है कर लो। समझ आए? तो 150 तो जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है, आप सब सेक्शन 1B की वजह से और 50,000 एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स हाउ डू यू प्रेजेंट इट इन योर कंप्यूटेशन एंड रिटर्न। आपके पास आपने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डाला होगा, कुछ बैंक FD कराई होगी, कुछ वो सुकन्या समृद्धि वाले में गए होंगे, कुछ होम लोन भरा होगा, ऐसे मल्टीपल एक्सपेंसेस होंगे। आपने 80 CCD में पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट किया होगा। अब आप इस चीज को प्रेजेंट कैसे करते हो ना आपके रिटर्न में, वो डिपेंड करता है। आपको ये करना चाहिए 80 CCD छोड़ के बाकी के सारे डिडक्शंस को पहले आप मर्ज कर लो, उसमें अगर आपका 150 पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो क्लेम कर लो, और 80 CCD वाला जो पेंशन फंड है उसको अलग से क्लेम करो, और उसमें अप टू 50,000 का डिडक्शन आप सेपरेटली ले लो। अगर आपने 80 CCD वाले पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले ही टोटल 1,50,000 में क्लेम कर लिया, तो फिर ऊपर 50,000 में क्या क्लेम करोगे? सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है, आप ही के हाथ में आपको क्लेम चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो नहीं मैं 80 CCE की 150 की टोटल लिमिट के अंदर सब कुछ क्लेम कर लेता हूँ, सब कुछ में यू हैड मल्टीपल ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, LIC पॉलिसी एटसेट्रा, पेंशन फंड। आपने पहले पेंशन फंड क्लेम कर लिया वहां पे 150 में, तो अब ये 50,000 के लिमिट के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं। उल्टा करो ना, आप पहले 80 CCD 1B वाला पेंशन फंड छोड़ के बाकी जो जो आपने इन्वेस्टमेंट किए वो सबको क्लेम करके वो 150 फुल कर लो जो 80 CCE वाला है। फिर आप अलग से दिखाओ कि भाई मैंने पेंशन फंड में भी पैसे भरे हैं और ये इसका 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 150 और ऊपर 50 टोटल कितना 2 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आप प्रेजेंट कैसे करते हो, क्या कहाँ क्लेम करते हो, बस उससे फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कुछ अमाउंट्स के हिसाब से। आपने LIC पॉलिसी ली है, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने कुछ टैक्स सेवर वो 5 ईयर वाली FD कराई है, फिर आपने पेंशन फंड में भी इन्वेस्ट किया है, ये सब चीजें। पेंशन फंड आपका यही वाला ले लेते हैं 80 CCD वाला, बाकी के फंड छोड़ देते हैं, अमाउंट भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं तो बात समझ आएगी। LIC पॉलिसी आपने ली है, उसका प्रीमियम भरा है 30,000। म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है पूरे साल का 1 लाख रुपए, और कुछ FD करा रखी है 50,000 की, और आपका ये पेंशन फंड में जा रहा है एग्जैक्ट 50,000, ऐसे ही रखो। ये है, इतना आपने पेमेंट किया है। अब आप ये सारा टोटल देखोगे तो 1.5-2 लाख के ऊपर ही जा रहा है। अब आपके पास चॉइस क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? तो 80 CCE ऐसा बोलता है कि भाई मैं टोटल लिमिट देता हूँ 150 की, इसमें 80 C भी आ गया, इसमें 80 ट्रिपल C भी आ गया, इसमें 80 CCD भी आ गया। तो ये जो कुछ जहाँ पे भी आता है ना आप इसमें देख लो, 150 से ऊपर नहीं देंगे। लेकिन जो अपना सबसेक्शन 1B है वो क्या बोलता है, बोले मैं ये सब नहीं मानता, इसकी सुनता ही नहीं हूं मैं तो 50,000 अलग से क्लेम करूंगा ओनली इफ दिस इज द इन्वेस्टमेंट। ये 50,000 का एक्स्ट्रा क्लेम आपको सिर्फ इस खर्चे पे मिल सकता है, इन सब पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब इसकी बात सुनते हैं। बात समझ आ रही? अब आप जब प्रेजेंट करोगे अपने कंप्यूटेशन में कि भाई मैंने कौन सा डिडक्शन क्लेम किया है कौन सा नहीं किया, अब जैसे ये वाला अमाउंट है, अपने इसमें अमाउंट और बढ़ा लेते हैं। चलो ये जो
प्रीमियम वाला पार्ट है, या चलो वैसे भी रखो तो भी चलेगा। ये तीनों अगर आप देखो तो ये सारी जो कैटेगरी है ये 80C वाली कैटेगरी है, सही है। 80C टोटल डिडक्शन कितना देता है? 150। ये कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो क्या पूरा 180 क्लेम कर पाओगे? तो आपको इसमें सिलेक्टिवली कुछ क्लेम करना पड़ेगा। आपको 150 पूरा करना है तो आप ये 2 क्लेम कर लो। बोले यार मेरा LIC पॉलिसी का तो चला गया, अरे मैं प्रीमियम भरा है वो फिर अपने जान की सुरक्षा के लिए भरा है, जाने तो डिडक्शन नहीं मिल रहा, 1.5 लाख पूरा मिल तो गया, तो आप ये नहीं क्लेम कर रहे हो तो भी तो आपका 1.5 लाख पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है, समझ आ रहा है। अब आपने वो 1,50,000 में इसके बदले ये क्लेम कर लिया होता इस लिमिट में 80CCE में, तो फिर यहाँ क्या क्लेम करते? बात समझ आ रही है? तो आप क्या प्रेजेंट करते हो आपके ऊपर है। आपको ये करना चाहिए कि ये जो 80CCE वाली लिमिट है उसमें आप क्लेम कर लो आपके म्यूचुअल फंड्स 1 लाख, प्लस आप क्लेम कर लो FD, तो 150 पूरा एग्जॉस्ट कर लिया आपने। फिर आप 80CCD 1B वाले में ये पेंशन फंड क्लेम कर लो, तो देखो ये 50 क्लेम हो गया, ये 50 अलग से क्लेम हो गया, टोटल क्लेम मिल गया पूरा 2 लाख। क्या नहीं मिला? जानने दो, पूरी लिमिट तो आपने सैचुरेट कर ली ना जितनी सरकार ने दी थी, तो आपका कोई नुकसान थोड़ी हुआ। पर अगर ये 50,000 आप इस वाले 1.5 लाख के अंदर ही क्लेम कर देते और ये सेपरेटली प्रेजेंट नहीं करते तो चला जाता। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है, फॉर्मेलिटी, ओनली फॉर्मेलिटी, बाकी आप क्लेम तो पूरा कर ही सकते हो, बट कैसे लिख के देते हो आप उस पर फर्क पड़ता है। आ रही बात समझ में? ऐसा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 150 और 50 अलग से आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है, कंडीशन कि आप ये वाला पेंशन फंड जो है उसका 50,000 अलग रखो और ये 80CCE में जो आता है ना वो इन्वेस्टमेंट्स आप इसमें से करो, एक्सेप्ट 1B। आप सब जगह इन्वेस्ट करो इसमें और 150 पूरा कर लो, 1B वाला इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा देना खाली कंप्यूटेशन, और उसका 50,000 अलग से क्लेम कर देना। सिर्फ प्रेजेंटेशन वाली बात है और कुछ नहीं। बोलो, पॉइंट समझ आ रहा है कुछ? तो फिर ये वाला वहां पे काउंट करोगे तो यहाँ आपको कम मिलेगा कंपेरेटिवली। मान लो ऐसा है ये वाला अमाउंट आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, FD नहीं कराई, तो ये कितना हो रहा है? 130 हो रहा है। तो 130 तो आप यहाँ पूरा क्लेम करोगे। अब आपके पास ये और 50 है, अब आप 50 यहाँ पे क्लेम करो या थोड़ा 20 वहां पे क्लेम कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? बात तो टोटल वही होने वाली है, क्योंकि ये 130 और ये 50 180 ही मिलने वाला है। आप देख लो आपको कहाँ उसको प्रेजेंट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा 50 आप यहाँ पे क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसमें ये ज्यादा होता, मान लो 10,000 एक्स्ट्रा होता, तो ये 10,000 आप यहाँ क्लेम कर सकते थे, जगह थी आपके पास। 130 है ना, 150 का था, 20,000 का मार्जिन था, और ये आपने भरा है 60,000, तो 60 में से 10 वहां पे क्लेम कर लो, 50 यहाँ पे क्लेम कर लो, चलेगा। सैचुरेट करना है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जाना है। आप कैसे दिखाना चाहते हो आपकी मर्जी, बट मैक्सिमम फायदा ले लेना, कॉमन सेंस लगानी है और कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। यहाँ पे तो आप सब में अलग से लिखने वाले हो कि भाई ये मैं पहले 1B में अलग क्लेम करूंगा, बाकी का सब 1.5 लाख में टोटल डाल दूंगा। बट जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उसमें आप कहाँ क्या प्रेजेंट करते हो कंप्यूटेशन में, उसमें भी आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है, बाकी और कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर गिन लेता है वैसे तो सब, आपको सिर्फ वो कॉलम्स में अमाउंट सही जगह लिखना होता है बस, बाकी AI तो वहां पे पहले ही आ चुका है। चलिए, तो ये 80CCE तक का पूरा ब्लॉक आपका कंप्लीट है। बोलो, बात समझ आ रही? 2 मिनट ऐसे इसको गो थ्रू करना है तो कर लो, फिर आगे अगला ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 80C वाला जो पूरा ब्लॉक है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है, अब इसमें एक काम करते हैं, 80D वाली सीरीज को भी स्किप करो, कुछ छोटे इंडिविजुअल सेक्शंस क्विकली ले लेता हूँ। 80D पे फिर आएंगे, वो क्या है, कंटिन्यूअस ब्लॉक है। वैसे सेक्शंस तो काफी सारे अपने पास पढ़ने के लिए, कोई भी ऑर्डर नहीं पड़े चलेगा। आप सीधा 80E पे आ जाओ, पेज 213 पे। दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन भी एक बड़ा मार्केट है और एक्चुअली काफ़ी लोग इसके लिए ऑप्ट करते हैं भी, बिकॉज स्टडीज़ जो है वो भी हायर स्टडीज़ कॉस्टली है। मेनली अगर आप ये IIM और ये सब जो कॉलेजेस हैं इनके लिए जा रहे हो तो इसके कॉस्ट जो है वो 25 लाख to 35 लाख के बीच में
उस लेवल की जो स्टडीज़ अपने कर रहे हैं, तो उतना अमाउंट हर किसी के पास हाथ में अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, बड़ा कॉमन है। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा है, ऐसा भी नहीं है कि आपको सस्ते रेट पे मिल रहा है। होम लोन से महंगा पड़ जाता है, कार लोन से महंगा पड़ जाता है, गाड़ी खरीदना सस्ता है। कंज्यूमरिज्म इज चीप, एजुकेशन इज कॉस्टली, ये वैसा हो गया ना कि आपको पढ़ाई करनी, जबकि उल्टा होना चाहिए। एजुकेशन लोन काफ़ी सस्ता मिलना चाहिए, एटलीस्ट हाफ रेट होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको बेयर करना है। तो फिर पढ़ाई के लिए अगर कोई पैसा मांग रहा है और वो उधार चुकाने के लिए भी रेडी है, तो कम से कम आप इंटरेस्ट में तो वेवर कर ही सकते हो। जो मर्सिडीज खरीद रहा है उससे आप 15% ब्याज लोगे तो वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो अपने घर के पेपर गिरवी रख के एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, उससे आप 10-11% इंटरेस्ट लोगे तो वो फिजिबल नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन उल्टा है, आपको मर्सिडीज चाहिए तो 8% में मिलेगी, आपको IIM से डिग्री करनी है तो आपको 11% 12% पे करना पड़ेगा, तो वो महंगा है और ये रियलिटी है। तो गवर्नमेंट कितना आपकी एजुकेशन को लेके सीरियस है और कितना वो चाहती है कि आप ग्रो करो, वो उनके इंटरेस्ट रेट से पता चल जाता है। ये एक फैक्ट है। वैसे एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो तो यूजुअली पैटर्न ऐसा होता है कि जो भी स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले रहा है वो EMI खुद भरता है, और ये EMI स्टार्ट होता है उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद। तो आज आपने 25 लाख का लोन लिया, 2 साल आपने पढ़ाई की, 2 साल में आपकी डिग्री पूरी हुई, उसके बाद 6 मंथ्स तक वेटिंग टाइम रहता है जब तक आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होता। आप जॉब ढूंढो, कितनी बार अगर इमीडिएट नहीं मिली जॉब ऐसा तो 6 महीने के बाद कंपलसरी आपका EMI स्टार्ट हो जाता है और आप अपनी सैलरी में से पे ऑफ कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली वो बर्डन आपके पेरेंट्स पे नहीं आता है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, खुद कमा रहे हो तो आप खुद भरो, अल्टीमेटली वैसा है। बट जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक कोई आपको पेमेंट नहीं करना होता है। बट आप ये सोचो कि जो 2.5 साल 25 लाख रुपए आप लेके बैठे हो, इस पे कोई इंटरेस्ट एड ऑन नहीं होगा 2.5 साल का, या इंटरेस्ट फ्री आप पैसा यूज करोगे। बैंक वाले तो इंटरेस्ट लेंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में प्लस करते जाते हैं। 25 लाख पे पूरा प्योर इंटरेस्ट हर महीने का आपके प्रिंसिपल लोन आउटस्टैंडिंग में ऐड होता जाता है। तो 25 लाख पे 12% के हिसाब से पूरे साल का 3 लाख रुपए होता है, एक महीने का 25,000 रुपये होता है। तो आपका हर महीने लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, 25 लाख 25,000, 25 लाख 50,000 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये अमाउंट 2.5 साल तक 2 साल तक बढ़ेगा, फिर वो 25 लाख का कम से कम 30 लाख हो चुका होगा। फिर आपकी जब इनकम स्टार्ट होगी तो आपका लोन का अमाउंट है 30 लैक्स, उस पर आ रहा है EMI, अब 30 लैक्स पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो टेक्निकली आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो। 2 साल जो आपने पैसा यूज किया ना, उसका जो ब्याज लगा वो ब्याज भी आपका उधार है, उस पर भी ब्याज लग रहा है। तो ये इसलिए और इफेक्टिवली महंगा हो जाता है, एंड ये रियलिटी है वैसा है। इसलिए एजुकेशन तो कॉस्टली है ही, एजुकेशन लोन और कॉस्टली, ये फैक्ट है। अब जब आप ये पे करना स्टार्ट करते हो तो इसमें जितना भी आप पेमेंट करते हो वो डिडक्शन के तौर पे आपको क्लेम करने को मिलता है। इतना रिलीफ एटलीस्ट इन्होंने दिया, ये सेक्शन है। तो अब इसकी कंडीशन समझ लो क्या है क्या नहीं। बोला है डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को फॉर अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स बाय वे ऑफ एन इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट आप चुका रहे हो ना, उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। प्रिंसिपल तो लिया और वापस कर दिया, मेन खर्चा तो आपका ब्याज का हो रहा है ना, तो वो डिडक्शन आप ले सकते हो। आपने लोन या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा तो भी चलेगा। ट्रस्ट वाले होते हैं वो लोग भी कितनी बार इस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा लो इंटरेस्ट रेट पे, ये भी पॉसिबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो बैंक्स हो गए। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया होगा तो एलिजिबल रहेगा। एजुकेशन आप खुद के लिए ले रहे हो या आपके रिलेटिव के लिए, दैट डिपेंड्स। रिलेटिव में कौन आएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द असेसी और स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्डियन। 3 चीजें हैं। आप अपनी खुद की पढ़ाई के लिए लोन लो, आपके नाम पे चलेगा, आप क्लेम कर लो। स्पाउस की पढ़ाई के लिए आपने लोन लिया, अपना सूर्यवंशम देखिए सेटमैक्स में, उसमें ऐसा होता है ना, अमिताभ बच्चन का जो दूसरा वाला कैरेक्टर होता है, उसकी वाइफ IAS की स्टडी कर रही होती है और ये बस चला रहा होता है, फिर बाद में वो IAS ऑफिसर बन जाती है, ये बस कंपनी का मालिक हो जाता है। वैसा तो वो ऐसा उसकी पढ़ाई का खर्चा वो कर रहा है, उसको सपोर्ट वो कर रहा है, कुछ वैसी सिचुएशन है कि स्पाउस की पढ़ाई के लिए लोन आपने लिया और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, दैट इज ओके, वो भी चलेगा, तो वो क्लेम कर लो। फिर बोला कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये तो सबसे कॉमन हो गया। अब आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप लोन ले रहे हो वो ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर रहे हो, जैसे फैमिली रिलेशन में हो गया या लोन में हो गया, या किसी चाइल्ड की एजुकेशन का खर्चा आप उठा रहे हो, कोई पढ़ाई वो कर रहा है, वो आपका खुद का चाइल्ड नहीं है, लेकिन आप एज ए लीगल गार्डियन उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप क्लेम कर सकते हो, उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं, तो ये भी अलाउ किया हुआ है। डिडक्शन जो आपको मिलेगा कब से मिलना शुरू होगा, जिस ईयर से आप EMI भरना शुरू करोगे उस ईयर से डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, वेरी ऑब्वियस। और कब तक डिडक्शन मिलेगा, 8 साल तक, ठीक है, 8 ईयर्स तक। इसमें 7 ईयर्स लिखा है, लेकिन इनिशियल AY के बाद 7 ईयर्स, सीधा ही बोल देते हैं 8 साल।
पहला AY मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने पे करना शुरू किया वो फर्स्ट AY, इनिशियल AY, और उसके बोला उसके बाद के और 7 साल, तो टोटल तो 8 हो गया ना। सिंपल भाषा में 8 साल है, इन्होंने इसको लिखा इनिशियल AY प्लस 7 इमीडिएटली नेक्स्ट AY, तो टोटल तो 8 ही हो गए। वैसा अब ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कितनी बार लोग इंटरेस्ट या EMI जल्दी पे करके लोन रैपअप भी कर देते हैं कि भाई मैंने 5 साल में चुका दिया, अच्छी पे आ रही थी, फालतू में क्यों ब्याज भरता हूँ, जल्दी भर दिया। तो अगर आपने 5 साल में चुका दिया है तो डिडक्शन कब तक लोगे, 5 साल तक लोगे या 8 साल तक लोगे? 5 साल तक। जब पेमेंट ही कर दिया पूरा, इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है, तो आपका आएगा डिडक्शन। तो मैक्सिमम डिडक्शन टिल 8 ईयर्स, और आपने जल्दी भर दिया तो फिर वहीं तक मिलेगा, वो इम्प्लाइड है। लेकिन आपका लोन का टर्म 8 साल से ज्यादा है, 10 साल है, तो 9वें और 10वें साल का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये टारगेट दे रहे हैं आपको एक तरीके से कि 8 साल में लोन चुका देना, और कुछ नहीं, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हर कोई कोशिश करेगा कि 8 साल में पे ऑफ कर दो, ताकि एजुकेशन लोन में बैड डेट्स कम हो, समझ आ रहा है, और लोग रीपे करते वैसा है। कितने सारे एजुकेशन लोन जो है वो तो फिर मॉर्गेज होते हैं, लोग घर के पेपर रख के लोन उठाते हैं, तो पे करना ही पड़ता है, नहीं तो घर चला जाएगा। कितनी बार अगर विदाउट मॉर्गेज होते हैं तो बहुत बार एजुकेशन लोन में भी डिफॉल्ट हो जाते हैं, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। तो बैंक वाले भी ट्राई करते हैं कि ऐसे NPAs ना हो, वही अच्छा है। बट फिर भी ओवरऑल बैंकिंग डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा लोन डिफॉल्ट बिजनेस लोन में होते हैं। होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, इन सब में डिफॉल्ट्स के रेट्स कम है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बिजनेस लोन। सबसे ज्यादा पैसा खाते हैं बैंक वालों का बिजनेसमैन, जो वैसे हाईफाई दिखते हैं कि भाई हम तो बिजनेसमैन, हम ये है वो है, बिजनेस चला रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोन डिफॉल्ट उनके हैं। और कितनी बार तो इंटेंशनल भी होते हैं, पैसा घुमा दो और क्या है। बैंक वाले फिर क्या कर रहे हैं, वे बिजनेस है, लॉस हो गया, कंपनी बनाई थी, कंपनी डूब गई, प्रोपरेटर का कुछ जा नहीं रहा, जो प्रमोटर है उसका कुछ जा नहीं रहा, नाम खराब हो रहा है, लेकिन वो भी 2-4 साल में लोग भूल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे मिल जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे पर्पसफुल फ्रॉड्स होते हैं, काफी इन्वेस्टिगेशन इसकी करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पे ऐसे ही एलिगेशन है, जिसमें अनिल अंबानी है, विजय माल्या है। विजय माल्या ने तो पॉडकास्ट पे बोल दिया कि भाई मैं तो सब दे चुका हूँ, उल्टा मेरा तो पैसा लेना बनता है, देखिए वैसा हो गया, तो वो तो क्लियर हो गया। अनिल अंबानी वाला मैटर चल रहा है। चलो, तो ये मैटर था ATE। इन्होंने क्लियर बोला है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का भी अपना मीनिंग है जो क्लियर किया है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ये आपका 12th बोर्ड खत्म होने के बाद की जो पढ़ाई होती है, कोई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर लो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने रिकग्निशन दिया हो, तो वो कवर होगा। ठीक है, और हायर एजुकेशन, ठीक है, कंडीशन तो क्लियर बता दी। तो इतना ही पॉइंट है इसके अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये सब भी समझाया है। सेक्शन का रेफरेंस है उसमें, मीनिंग कुछ नहीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो बैंक्स आ जाएंगे, वो इम्प्लाइड सी बात है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। ये है टैक्स इंसेंटिव फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। आपने जो 24B पढ़ा हाउस प्रॉपर्टी में, जहाँ 2 लाख का आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है, ये उस पे एड ऑन है। 2 लाख तो वहाँ मिल ही रहा है, यहाँ पे आप और 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इस सेक्शन की वजह से, ऑन द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रिंसिपल तो 80C में कल डिडक्शन मैंने दिया था आपको कि भाई EMI जो भरते हो उसमें जब होम लोन का प्रिंसिपल रीपे करते हो, वो प्रिंसिपल पोर्शन भी 80C के 1.5 लाख में कवर होता है। ये अपनी कल बात हुई थी। इंटरेस्ट पोर्शन के लिए मैंने आपको बोला था 24B आपको डिडक्शन देता है, जो ब्याज आपने भरा वो ब्याज में और एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको 80EE देता है। अफोर्डेबल हाउसिंग का अपने एक मतलब है जो इन्होंने समझाया हुआ है, वो भी देख लो। इसमें बोला है पहले तो ये सेक्शन उनके लिए अवेलेबल है जिन्होंने लोन लिया था अप टू 31 मार्च 2022, वहां तक के जो लोन सैंक्शन हुए हैं उनमें ये सेक्शन एप्लीकेबल है। उसके बाद इसको इन्होंने आगे बढ़ाया नहीं है। कितनी बार क्या होता है, आगे नेक्स्ट ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, 22 के बाद 23 कर दिया, 24 कर दिया, चलता रहता है, बट इन्होंने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो जितने लोन उन्होंने 2019 से लेके 2022 के बीच में ले लिए, और अगर ये स्कीम आपने पूरी फुलफिल की है, तो आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 2 लाख से ऊपर जा रहा है फॉर एनी कैलकुलेशन, तो 2 लाख तक तो 24B में मिल ही जाता है, मतलब ऊपर का लैप्स हो जाता था, वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो अप टू 1.5 लाख, बट कंडीशंस पूरी करने के बाद। कंडीशंस क्या है वो समझ लो। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये बेनिफिट उसी को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जिसका उसकी फैमिली का ये पहला घर है। तो आपका, आपके स्पाउस का, आपके चिल्ड्रन के नाम पे और कोई घर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अपना खुद का घर खरीद रहे हो तो आप ये डिडक्शन ले सकते हो। तो आपको समझ आ रहा होगा कौन सी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, जिनका अभी तक खुद का घर नहीं है, वैसा है। घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ये डिडक्शन जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहनी चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग वाली कैटेगरी में आनी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग के सरकार के अपने नॉर्म्स हैं कि भाई 2 BHK होगा तो इतने स्क्वायर फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा सब रूल्स है। रूम का साइज इतना रहेगा, कारपेट एरिया इतना रहेगा, एटसेट्रा, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आएगा। वो ऐसे रूल्स इसलिए बनाए क्योंकि भाई ज़मीन लिमिटेड है, अगर नहीं लिमिट लगाएंगे तो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज के घर बनाएंगे और फिर क्या होगा, स्पेस की शॉर्टेज हो जाएगी एक पॉइंट पे, तो महंगाई कहाँ जाएगी और कैसे ये चीज़ें जो है वो सेट होंगी। इसीलिए तो उसके लिए बोला हुआ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के रूल्स रहते हैं। तो इस स्कीम में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली है उनको बेनिफिट मिलेगा। इंडिविजुअल का लोन लेना जरूरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। खुद के पैसों से घर खरीदा है तो ये डिडक्शन कैसे लोगे, इंटरेस्ट तो फिर आपका लग ही नहीं रहा ना, तो लोन लेना जरूरी है। इंडिविजुअल अपने अकेले के नाम पे घर खरीदे या ज्वाइंट नेम में खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ज्वाइंट नेम में होगा तो हर एक इंडिविजुअल ओनर को ये बेनिफिट क्लेम करने को मिल सकता है। वो अपन ने को ओनरशिप में हाउस प्रॉपर्टी में देखा था सेक्शन 26 में, सिमिलर पॉइंट है, कोई फर्क नहीं। डिडक्शन 1.5 लाख रुपए है वो तो अपन ने देख ही लिया। तो ये स्कीम 80EE उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस टाइम पे लोन लिया था और अभी तक इंटरेस्ट भर रहे हैं, और बाई चांस इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर जा रहा है तो डिडक्शन आपको यहाँ क्लेम करने को मिल सकता है। लोन के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितना आप EMI भर रहे हो और कितना इंटरेस्ट है। वैसी सेम स्कीम इन्होंने निकाली थी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 80EEB। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने लिया 2020 से लेके 2023 के बीच में, 2019 से 23 के बीच में, तो आप उस पर डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने लोन पे व्हीकल लिया है और आप EMI भर रहे हो तो 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन आपको दे रहे हैं, सेम जैसे यहाँ पे भी था वही अमाउंट है। अब ये सेक्शन ऑब्वियसली बंद हो गया। उस एरा में जिन लोगों ने EV गाड़ियाँ ली होंगी महंगी महंगी, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो उनको डिडक्शन क्लेम करने को मिला। वैसा है 2 व्हीलर पे तो इतना कोई खास अमाउंट आने वाला नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर होगा तो आएगा क्योंकि EV गाड़ियाँ काफ़ी महंगी है। बट फिर क्या आप लोग ले भी रहे हैं क्योंकि फिर वसूल भी हो जाता है, आपका यूजेज ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से आप क्लेम कर लो। क्योंकि अब जो EV गाड़ियाँ आ रही है उनकी रेंज भी अच्छी है, 400-500 किलोमीटर तक चल जाती है सिंगल चार्ज में। तो 400 किलोमीटर जाना है तो आप एक रूट पे अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, एंड देन आपको चार्ज करना है गाड़ी, तो फिर चार्जिंग पॉइंट्स भी अवेलेबल हो गए। तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है तो लोग लॉन्ग रन के लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हो, काफ़ी फर्क पड़ जाता है। कुछ लोन में है वो लोग, उन्होंने EV गाड़ी ले रखी है, बोले यार 300-400 किलोमीटर तक सिंगल रन पे चले जाते, प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर उतने ही डिस्टेंस पे जाना है तो कितनी बार तो आराम से गए वापस भी आ गए। अब कहीं पे भी जाएंगे तो डेस्टिनेशन पे चार्जिंग का तो अवेलेबल होगा, या आप नॉर्मल प्लग में भी चार्ज तो कर ही सकते हो। तो चार्जिंग में लगा दिया, अगले दिन वापस भी आ गए, बोले हम 800 किलोमीटर घूम के आ गए, 1 रुपये का पेट्रोल नहीं लगा। अब ये अगर पेट्रोल गाड़ी होती है 10,000 रुपये खर्चा हो जाता है पेट्रोल का, बाकी जो टॉल वॉल तो लग ही रहा है, तो 7-8 हज़ार का पेट्रोल तो ऐसे ही लग जाता। तो बोले एक रन में ही इतना रिकवर हो गया है, तो बार बार कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अब क्या EV गाड़ी है, पेट्रोल नहीं लग रहा तो ज़्यादा घूम सकते हैं, क्योंकि जाने में ट्रैवलिंग कॉस्ट मैटर करता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर कट डाउन हो जाए तो वो सीधा आपका सेविंग हो गया ना। तो लोग गाड़ी के लिए 2-4 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट एक ट्रिप में 8-10 हज़ार अगर सेव कर रहे हैं तो अच्छी खासी रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है। वैसा है तो ये सब चीज़ें हैं, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको क्या सूट हो रहा है क्या नहीं, वैसा है। चलिए, तो ये सेक्शन की कंडीशंस आप देख लो। दोनों सेक्शन EE और EEB एक जैसे ही है और अमाउंट ऑफ डिडक्शन सेम है। टाइम फ्रेम थोड़ा अलग है, वो 19 से 22 था या 19 से 23 है। ये सब कंपैरिजन देख लो, इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखना। होम लोन वाले में 45 लाख की कंडीशन ये वो सब क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। एक बार गो थ्रू कर लो, फिर आगे का सेक्शन देख लेते हैं। हाँ बोलो, क्लियर है दोनों सेक्शंस EE और EEB? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक ब्लॉक है दैट इज 80GGA, पेज 218 और 19। चलो क्या हुआ? हाँ पता नहीं कहाँ से सीरीज बना दी इन लोगों ने, वो A to Z कम पड़ रहा होगा ना, सेक्शन ज्यादा है, तो उन्होंने वो सीरीज उस हिसाब से बनाई है कि जो रिलेटेड है, एक जैसे सेक्शन है वो फिर इस तरीके से अल्फाबेटिकली अरेंज किए। 80G ये डोनेशन वाला सेक्शन है, जो मेन सेक्शन है इसका वो भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये डोनेशन वाली ही सीरीज है, तो वैसे कर दिया। अब जो सेक्शन 80GGA जो दे रखा है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अंदर का पूरा कंटेंट कवर्ड है आपका, साइंटिफिक रिसर्च। पीजीबीपी में पढ़ा था सेक्शन नंबर 35, एग्जैक्टली वही है पूरा सेम, बस फर्क ये है कि वहाँ पे वो डिडक्शन 35 में उन लोगों को मिलता है जिनकी पीजीबीपी इनकम है। आपको याद होगा वो आईआईटी, इसरो, डीआरडीओ, नेशनल लेबोरेटरी, वो सबको डोनेशन दिया था साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब एक कंपनी या एक बिजनेस एंटिटी जो पीजीबीपी इनकम कमाती है, वो जब इस तरीके का डोनेशन देती है तो सेक्शन 35 में कवर कर लेती है। अभी आपको अगर मान लो डीआरडीओ या इसरो में डोनेशन देना है, आपको लगता है मैं भी ऐसा देश सेवा में कंट्रीब्यूट करूं, मेरी सैलरी इनकम है या मेरी रेंटल इनकम है और मुझे भी इसरो वालों को डोनेशन देना है, तो आप दे सकते हो। बट पॉइंट ये है कि फिर उसका डिडक्शन आप क्लेम कौन से सेक्शन में करोगे? 35 तो आपके लिए है ही नहीं ना, 35 तो पीजीबीपी वालों के लिए। तो जो लोग पीजीबीपी में कवर नहीं होते उनको डिडक्शन लेना हो तो उनके लिए ये सेक्शन है जीजीए। दिस इज फॉर ऑल असेसीज अदर देन दोज हु आर क्लेमिंग इनकम अंडर पीजीबीपी। सिंपल हो गया, स्टार्टिंग में बात लिखी हुई है। अब जो डिडक्शंस मिल रहे हैं वो तो सारे सेम है अंदर, वो वही है जो 35 में थे। रेफरेंस भी आपको 35 का दिख ही रहा होगा, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सारे वही कॉन्ट्रीब्यूशंस, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, साइंटिफिक एसोसिएशन, कंपनी जिनको आप डोनेशन दे रहे हो, तो एक इन हाउस था और एक डोनेशन था 35 में। तो जो डोनेशन टू अदर एंटिटीज था वही पूरा कंटेंट है, बस यहाँ पे 80GGA में आप पीजीबीपी वाले असेसी नहीं हो, बस तो डिडक्शन के तौर पे आप इसको क्लेम कर लो, बाकी सब सेम ही है। तो अंदर के सेक्शन का कंटेंट तो रिपीट है, उसमें आपका टाइम जाएगा ही नहीं। 80GGB ये आ गया मेन सेक्शन, कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्शन के टाइम पे वसूली। तो जितना व्हाइट में कंट्रीब्यूट करोगे उतने पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, और कंट्रीब्यूशन दो, टैक्स बचेगा। और अगर आप नॉन कॉर्पोरेट असेसी हो, इंडिविजुअल हो, बट गलती से ज्यादा पैसे कमा लिए और पॉलिटिकल पार्टी वालों की नजर पड़ गई आप पे और आपको भी फोन आया है कि भाई इतने पैसे भिजवा देना, तो आपको डिडक्शन जीजीसी में मिल जाएगा। वैसे ये जो जीजीए में है, वो बॉक्स है, उसका क्या होता है? कौन सा बॉक्स? 219 पर वो तो कैश वाला पॉइंट है। ये सब डिडक्शंस अगर आपको चाहिए तो डोनेशन कैश में मत देना, 2000 रुपये तक कैश चलेगा, उससे ऊपर होगा तो वाइट मनी मतलब पक्के में देना पड़ेगा। वैसे वो तो ऑब्वियस ही कंडीशन है, जैसे अपन 10,000 वाली लिमिट देख रहे थे पीजीबीपी में, या 2000 की लिमिट। बोलो ये ब्लॉक पूरा समझ आ गया, शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और छोटा सेक्शन है 80JJA। छोटे छोटे सेक्शन क्या इतना परेशान नहीं करते और पेजेस कवर कर लेते हैं। 80JJA इनकम बेस्ड डिडक्शन है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक ऐसा था एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन था या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन था, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। ये भी कैटेगरी है इस चैप्टर में कि आपको ना कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस सजेस्ट किए गए कि भाई ये बिजनेस आप करो, इससे आप प्रॉफिट कमाओ, उस प्रॉफिट से हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी जरूरत सोसाइटी को है लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं है। अब कोई बिजनेस करेगा तो ऐसा बिजनेस करेगा जो थोड़ा उसको अट्रैक्टिव लगे, जो काम करने का उसका मन करे, उसको मजा आए। मजबूरी में तो कोई बिजनेस करेगा नहीं, सीधी बात हो गई। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे 80JJA में कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट कलेक्शन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट,
कूड़ा कचरा इकट्ठा करो, उसको प्रोसेस करो और उसको आप ट्रीट करो कि भाई वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करे, रिसाइकलिंग एंड एवरीथिंग। अब ये कितने लोगों का बचपन का सपना होगा, एक दिन बड़ा होकर कूड़ा कचरा इकट्ठा करूंगा, पूरा शहर साफ कर दूंगा और मेरे रहते हुए एक कचरा भी नहीं दिखेगा कहीं पे, जितना कचरा जहाँ दिखेगा ना रास्ते में रुक के उठा लूंगा, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके पूरा रिसाइकिल कर दूंगा। ऐसा ड्रीम तो किसी का होगा नहीं, और सुनने में काफ़ी अच्छा वेंचर लगता है कि सोशली बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली यार फिर कूड़ा कचरा पूरा दिन बोले कूड़े कचरे के बीच में रहता हूँ, मूड खराब हो जाता है, बोले क्या है यार, मतलब मजा ही नहीं आती काम करने की, अपने अपने खुद की काम की जगह पे जाने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, पर अगर उसको फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनाया जाए तो हर कोई अदरवाइज नहीं सोचेगा कि यार नहीं यार ये काम कौन करेगा, अरे यार टैक्स बच रहा है, मेरे को प्रॉफिट कमाने से मतलब है, बात वैसी हो गई। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसमें इवन हॉस्पिटल्स का वेस्ट भी होता है, एंड दैट इज़ वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरी हो रही है, कॉटन है, वो सारी चीज़ें हैं, सिरिंज है, आप इसको ऐसे ही डिस्पोज कर नहीं सकते, इसको बहुत प्रॉपरली कलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का चांस है कलेक्शन करने वालों को भी, तो उसको ऐसे ही आप कचरे में तो फेंक नहीं सकते। हॉस्पिटल वालों का जो भी इतना कॉटन वॉटन में सब जो भी चीज़ें होती होंगी वो लोग थोड़ी ना ऐसे ही नॉर्मली कचरे की थैली में फेंक देते होंगे, वो गीला कचरा सूखा कचरा अपनी तरह ग्रीन वाला ब्लू वाला अलग करके फेंक दिया, अरे यार वो किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें कितनी सारी चीज़ें ऑपरेटेड हैं, मेडिकली उसको ट्रीट करना जरूरी है, तो उसको कलेक्ट करना प्रॉपरली, उसको मेडिकली ट्रीट करके उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को, इन्फेक्शियस जो कंपोनेंट्स है उसको नलीफाई करना, फिर उसको रिसाइकल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा सब काम कौन करता होगा, तो ये सब चीज़ें किसी के दिमाग में थोड़ी आएंगी कि ये बिजनेस मुझे करना है पर्पसफुली, जब तक सरकार इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं लेके जाए और आपको ऐसा कुछ इंसेंटिव ना दे कि आप अपने इमोशन को छोड़ के पैसा देखो, तो वहाँ पे ये डिडक्शन दिया गया कि अगर ऐसा कोई बिजनेस सेटअप करता है तो पहले 5 साल तक उससे 1 रुपया भी टैक्स नहीं मांगा जाएगा, फर्स्ट 5 years टैक्स फ्री, जितना प्रॉफिट कमा सकते हो कमा लो, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। तो इसमें बोला है देखो, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग और ट्रीटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर जनरेटिंग पावर, हाँ वेस्ट कलेक्ट करो, उसको ट्रीट करो, उसको प्रोसेस करो, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे रिसाइकलिंग के अलग अलग तरीके हैं और उसको यूज़ किया जा रहा है। अभी कल मैं एक स्टार्टअप का पढ़ रहा था, उन्होंने न्यूज़ इसलिए आई थी कि आलिया भट्ट ने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, कंपनी का नाम है फूल, उनका मेन बिजनेस है जो ये पूजा पाठ होता है तो उसमें जो फूल चढ़ाते हैं अपन मंदिरों में, तो वो फूल नदी में बहाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो ये बनारस में और सब जगह जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं जो फेमस है, तो कितने कितने श्रद्धालु आते होंगे रोज, फूल की माला चढ़ा रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं, वो टोकरी में फूल लेके आते हैं, ये सारा इतना सारा फ्लावर्स का कलेक्शन मंदिर वाले क्या करते हैं, इसका वो नदी में डाल देते हैं कि भाई ये तो नेचुरल चीज़ है, नदी में अपने आप घुल जाएगी ये वो, बट फ्लावर्स के ऊपर भी क्या, उसको ग्रो करने में भी पेस्टिसाइड्स और ये सब का यूज़ होता है, उसको प्रिजर्व करने में भी उसके ऊपर स्प्रे होता है, वो केमिकल भी तो पानी में जा ही रहा है, तो वो सारा पानी भी पॉल्यूट कर रहा है, और एक लिमिट से ज़्यादा हर रोज़ आप फूल तोड़ तोड़ के पानी में डालोगे तो पानी की क्वांटिटी कम पड़ जाएगी और उसमें फूलों का कचरा आपको लेयर पे दिखता रहेगा, और वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट करने वाला है। अब वो जो कंपनी के फाउंडर है उन्होंने वही किया कि ये सारा वेस्ट ये लोग मंदिर से कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रोडक्ट्स में वो लोग अगरबत्ती और ये सब चीज़ें बनाना शुरू किया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, वो पूरा वेस्ट रिसाइकल हो गया। तो बोले अब नदी में नहीं फेंकते, वहाँ पे उन्होंने लोकल्स को हायर कर लिया कि डेली मंदिर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हमारा बंदा आएगा, सारा कलेक्शन करके लेके जाएगा, आप ये सारे फूल नदी में कचरे मत फेंकना, हमें दे देना, क्योंकि उतनी खराब कंडीशन में नहीं होते। पानी में फेंकने के बाद तो पूरे खराब हो जाते हैं, कीचड़ वाले हो जाते हैं, बट सूखे फूल तो उठाए जा सकते हैं। उसको वो लोग क्रश करके, प्रोसेस करके, उसकी फ्रेग्रेंस को यूज करके, इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जो अपने बोलते हैं उस टाइप के मंदिर वाले प्रोडक्ट्स में वो लोग रिसाइकल कर रहे हैं, उसकी स्टिक्स बना रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं। तो इतना सारा गार्बेज जो नदी में जा रहा था वो कंपनी ने जो है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बेसिक आइडिया, बट वो जो फाउंडर है उसने इसके ऊपर सारा रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी वाला काम किया, रिसर्च डेवलपमेंट करके ये इवॉल्व किया कि ऐसा हो सकता है। अब वो लोग उन्हीं चीज़ों को यूज करके उसका पल्प बना के उसमें से बैग्स बना रहे हैं। लेदर बैग्स होता है, लेदर बैग का टेक्सचर जो होता है वैसा टेक्सचर उन्होंने उस मटेरियल को प्रोसेस करके उसमें से डेवलप किया है, और वो बैग्स जो है अब बड़े ब्रांड्स के साथ मिलके बना रहे हैं। वैन यूसेन और ये सब जो कंपनीज हैं इनके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है, और वो कंपनीज इनसे ये मटेरियल खरीद रही है और उस मटेरियल को यूज करके वो बैग्स और एसेसरीज बना रही है, बेल्ट्स बना रही है, ये सब चीज़ें बना रही है। तो लेदर का यूज भी कम हो गया, रेक्सिन जो इतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता है, और ये सब जो चीज़ें वेस्ट में जा रही थी वो वेस्ट में जाने से बच गई, उसका कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है। तो बैग्स बन रहे हैं, लेदर का एक जो है सिनोनिम बन रहा है वैसा।
तो ये सब बहुत सारे वेंचर्स में लोग दिमाग लगाते रहते हैं, ये बेसिक बात है। तो आप अगर इसमें से कुछ भी, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करना, अब इन्होंने बैग्स बनाए, इंसेंस स्टिक बनाई, आप ये सारा वेस्ट को ट्रीट करके इसमें से पावर जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो भी आप इसमें कवर हो सकते हो। वैसे फर्टिलाइजर्स बना रहे हो, पेस्टिसाइड्स बना रहे हो, फर्टिलाइजर तो बन ही सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कन्वर्ट करके फर्टिलाइजर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। बायोगैस, आजकल अभी बायोगैस चल पड़ा है। ये जो बाकी एलपीजी है उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो जो बायोगैस के प्लांट्स हैं वो अभी चल पड़े हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सस्ते में बायोगैस जो है, काव डंग में से बायोगैस प्रोड्यूस करना, उसका काम चल रहा है। और उस पे से वो लोग सिलेंडर्स में वो गैस को फिल करके सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज चीपर देन एलपीजी। अब एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस जनरेट हो गया, बिकॉज एलपीजी की शॉर्टेज हुई तो लोग दिमाग तो लगाएंगे कि ऑल्टरनेटिव्स क्या है, तो बायोगैस इज एन ऑल्टरनेटिव। अब काव डंग कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसमें से बायोगैस बनाना, ये बिजनेस कोई बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस तो लगता नहीं है, सीधी बात है। शायद ही कोई इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा वॉल्यूंटरीली, वैसा है। बट अगर टैक्स का डिडक्शन है तो फिर लोग सोचेंगे ना कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मुझे कौन सा खुद ये काम करना है, मेरे को प्लांट सेटअप करना है, वर्कर्स को रखना है, मशीनरी लगानी है, उसके थ्रू करवाना है, तो बिजनेस है, मुझे तो पैसे कमाने से मतलब है। 5 साल तक सरकार मुझसे 1 रुपया टैक्स नहीं मांग रही है, तो मैं अच्छा खासा फायदा कर सकता हूँ। तो बहुत बार उस हिसाब से भी लोग ये करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सेक्शन था और इतनी ही कंडीशन है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे इनकम बेस्ड डिडक्शंस भी आपको इस चैप्टर में मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखना। बोलो, ये बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? इसके बाद इसी सीरीज में एक और सेक्शन है 80JJA। ये इनकम वाला नहीं है, ये एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन ही है, लेकिन रिलेटेड टू बिजनेस। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि अगर आपकी फैक्ट्री है और आप नए वर्कमैन ऐड ऑन करते हो अपनी फैक्ट्री में, मतलब स्टाफ बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन वाला जो वर्कर स्टाफ होता है ना, उसकी बात हो रही है, तो उनको आप जितनी वेजेस दोगे ना, उस पर आपको 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन हम क्लेम करने को देंगे अगले 3 साल तक। इससे क्या होगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मेरी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं मशीन पे, मैंने 10 और इस साल हायर कर लिए। अब उन 10 वर्कर्स को जो वेजेस दूंगा वो तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है ही, लेकिन अगर मैं उनको 100 रुपए वेजेस देता हूँ तो मैं पीएनएल में कितना क्लेम कर सकता हूँ? 130। बात समझ आई? तो कहीं ना कहीं मेरा टैक्स सेविंग ज्यादा होगा ना। खर्चा 100 का हुआ, क्लेम 130 किया, तो 30 रुपए पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं बचा, और ये 3 साल तक कर सकता हूँ, ऐसा अलाउ किया। तो इससे क्या होगा ना, फैक्ट्री ओनर्स को हायरिंग करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उल्टा उनको ये अट्रैक्टिव लगेगा, तो ज्यादा हायरिंग होगी। इसमें बोला है कि पूरे साल में आपके नेट जितने वर्कर बढ़े उसी पे प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। फिर आप भी ओवर स्मार्ट हो, 10 को रखा, 10 को निकाल दिया, बोले 10 नए वर्कर रखे, अरे 10 निकाले भी तो सही, टोटल काउंट तो 100 का 100 ही है। फिर वो 10 बेचारे कहीं और गए, तो तुम लोग 2 फैक्ट्री वाले इंटरचेंज करते रहते हो हर साल स्टाफ, इधर के वर्कर उधर, उधर के इधर, हर साल हम लोग हायर करते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। नेट इंक्रीज जितना हुआ, आपने 10 को हायर किया और 5 को निकाल दिया, तो 105 हो गए ना 100 के, तो 5 पे ही आपको वो वेजेस क्लेम करने को मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, दैट वाज द आइडिया, ये बोला है। अभी ये एडिशनल एम्प्लॉय कौन है कौन नहीं है वो भी समझाया है। एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय हुज टोटल इमोल्यूमेंट्स आर मोर देन ₹25,000 पर मंथ। इमोल्यूमेंट्स मतलब उसको पूरे महीने में आपसे जो कुछ मिल रहा है इन कैश, इन काइंड, इन परक्यूजिट्स, 25,000 रुपए से कम है तो ये डिडक्शन मिलेगा। मतलब वही छोटे वर्कर्स जो मशीन्स पे काम कर रहे हैं उनके लिए। जिन एम्प्लॉयज को पेंशन स्कीम में कवर किया जाता है गवर्नमेंट की, या प्रोविडेंट फंड की स्कीम में कवर किया जाता है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वैसा बोला है। और इनका पूरे साल में, पूरे प्रीवियस ईयर में 240 दिन काम करना जरूरी है। तो फिर आप मार्च एंडिंग में सबको हायर कर लोगे, ठीक है। अपने को खर्चा बढ़ाना है इस बार, मार्च एंडिंग में रिक्रूटमेंट कर लिया और क्लेम कर लिया 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन, फिर निकाल दिया बाद में उनको, वैसा नहीं चलेगा। तो 3 साल तक उनको काम पे रखना पड़ेगा, तो 3 साल तक हर साल आप 30% क्लेम कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। इस टाइम की कंडीशन है। अच्छा, अगर आपका बिजनेस सीजनल है, बहुत सारी फैक्ट्री सीजनल होती है, पूरा साल काम नहीं चलता है, क्योंकि गुड्स वैसे बनाते हैं जो सीजन के हिसाब से बनते हैं, तो बोला उसमें 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट भी एलिजिबल है। ये फैक्ट्री नहीं चलती पूरा साल, विंटर वेयर वाले प्रोडक्ट्स हो गए या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए जो सीजनल गुड्स पे होते हैं, कि भाई ये रॉ मटेरियल मिलता है सीजन में, तो फैक्ट्री का काम उतने महीने ही चलता है साल में। बोलो, बात समझ आई? तो ये एडिशनल डिडक्शन आपको मिल गया 80JJA में, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। चलिए और देखें, नेक्स्ट एक टॉपिक है पेज 227 पे।
वो भी देख लो। सब ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स ही, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। 80 TTA और TTB 2 सेक्शंस है, पेज 227, बड़े इजी और सिंपल सेक्शन। मैं टेक्निकल वाला कोई भी नहीं ले रहा हूँ आज, वो फिर 80D वाली सीरीज जो है ना वो कल से स्टार्ट करूंगा, छोटे वाले सेक्शन ही कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट इनकम की। आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो सेविंग्स, तो सेविंग्स अकाउंट में आप जो बैलेंस मेंटेन करते हो उस बैलेंस पे भी आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, 3.5% 4% मिलता है। बैलेंस पड़ा हुआ है तो एवरी क्वार्टर आपके अकाउंट में ना कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, जो बड़ा नॉमिनल अमाउंट होगा, क्योंकि सेविंग में लोग बैलेंस भी बहुत ज्यादा नहीं रखते। वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट एक्चुअली अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। इंटरेस्ट इनकम जो है वो अदर सोर्सेज की टैक्सेबल इनकम है। उसके सामने आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है इस सेक्शन में। डिडक्शन की लिमिट है 10,000 रुपीज पर एनम। तो आपका सेविंग अकाउंट में पूरे साल का जो भी ब्याज इकट्ठा होता है उसमें 10,000 रुपये माइनस करवा दो, तो उससे ऊपर का अमाउंट है तो ये टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है। किसी का पूरे साल का इंटरेस्ट आया 1,600 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,500 रुपये, पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 11,300, तो 10,000 माइनस कर लो, बाकी का 1,300 रुपये टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। सिंपल कंडीशन ये बोला हुआ है। तो 80 TTA जो है वो इंडिविजुअल्स और HUF को ये बेनिफिट देता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट्स। व्हाट इज टाइम डिपॉजिट्स? FD। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स टाइम के लिए जो डिपॉजिट करते हैं ना वो। तो 80 TTA टाइम डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा है, ये बैलेंस जो रखा है ना अकाउंट में उस पर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है उसकी बात कर रहा है। FD का इंटरेस्ट नहीं, अकाउंट बैलेंस का इंटरेस्ट। वैसा है करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता नहीं, लेकिन सेविंग अकाउंट में तो मिलता है, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आपका अकाउंट बैंक के साथ हो, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो या पोस्ट ऑफिस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तीनों के लिए सेम सेक्शन है। फिर बोला अगर आपकी फर्म है, AOP है, BOI है, तो ये सेक्शन का कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के लिए। एक सेक्शन 10 का रेफरेंस है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसका एग्जेम्पशन है 3,500 रुपीज। ठीक है, तो इस सेक्शन में 10,000 की लिमिट तो है ही, अगर उतना अमाउंट हो रहा है तो ठीक है, बाकी 3,500 रुपये का डिडक्शन तो वैसे भी मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिल ही जाता है। आप दोनों क्लेम करना चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, वो तो इनकम का पार्ट ही नहीं है। मतलब आपका अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उसमें 15,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है तो 3.5 तो इसमें क्लेम कर लो, बाकी 11.5 बचा, उसमें 10,000 यहाँ पे क्लेम कर लो, तो आपका 1,500 ही टैक्सेबल होगा। दोनों साथ में भी क्लेम कर सकते हो ऐसे। बस इतना ही था सेक्शन में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 TTB, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसमें इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे सारा अमाउंट जो है वो कवर हो गया। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स में आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस भी आ गया, इसमें FD भी आ गई। सीनियर सिटीजन्स के लिए सब कुछ इंक्लूडेड है। और जो डिडक्शन की लिमिट है वो कितनी है? 50,000 रुपये। जो ऊपर 10,000 थी वहाँ पे कितनी है? 50,000। तो सीनियर सिटीजन्स की ना ऐसे सेविंग्स ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको फिर वही पैसा काम आता है। तो लाखों रुपए पूरी लाइफ के बचा के रखे होते हैं, उस इंटरेस्ट में से उनका खर्चा चल रहा होता है। बात समझ आ रही? तो फिर वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ना वो FDs करा के रखते हैं, सेविंग अकाउंट वैसे रखते हैं, ब्याज आता रहता है, तो वहाँ डिडक्शन 10,000 रुपये बहुत ही कम हो जाता है। तो उनको डिडक्शन कितना दे दिया? 50,000। सिंपल। इसमें FD का इंटरेस्ट भी आ गया, बैंक इंटरेस्ट भी आ गया। ऊपर वाले में सिर्फ बैंक इंटरेस्ट था, FD इंटरेस्ट नहीं था। दोनों सेक्शंस में पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ध्यान रखना। सीनियर सिटीजन कौन है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी एक ब्लॉक है छोटा सा 2 सेक्शंस का, वो आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, काफी सेक्शंस तो वैसे हो चुके हैं, आज के लिए इतना भी रखे तो चलेगा। रिमेनिंग सेक्शंस जो है फिर मैं कल कंप्लीट कराता हूँ। कल के दिन में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसको टारगेट पे ही है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्रैकर देखनी हो तो एक बार घुमा के देख सकते हो। जो डायरेक्ट थियरी क्वेश्चंस है वो तो समझ आ ही जाएंगे इतने सेक्शंस पे, नहीं तो फिर कल के बाद देख लोगे तो भी चलेगा।